हेलो दोस्तों रहना हो देश या जाना हो विदेश, सबके लिए जरूरी है स्किल्ड। तो आज ही ज्वाइन करें जनहित स्किल्ड। आज हमारे पास ये सभी ऑफलाइन के साथी हैं और आज हम इनको ट्रांसफॉर्मर के ऊपर जो भी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले A to Z क्वेश्चन आंसर हैं सभी के बारे में प्रैक्टिकल बताएंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि हम इंटरव्यू से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आंसर क्लियर करेंगे ट्रांसफॉर्मर के ऊपर। तो भाई सबसे पहले हम जानेंगे भाई ट्रांसफॉर्मर है क्या है, ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन क्या होती है। ट्रांसफॉर्मर एक स्थिर यंत्र है जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी परिवर्तित किए बिना एसी वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है। भाई वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर किसे कहते हैं? वह ट्रांसफॉर्मर जिसकी प्राइमरी साइड में हम लो वोल्टेज दें और सेकेंडरी साइड में हमें ज्यादा वोल्टेज मिले तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो मोस्टली हमारे इंडस्ट्रियल में लगाया जाता, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता, क्योंकि दोस्तों हमें जो भी वर्क करना होता वो 440 पे ही तो कार्य करेंगे। तो स्टेप डाउन होता भाई यदि प्राइमरी साइड में हम 11 kV या 33 kV सप्लाई दें और सेकेंडरी में हमें 440 वोल्टेज लो वोल्टेज सप्लाई मिले तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। अब हम बात करेंगे भाई कूलिंग के आधार पर ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो कूलिंग के आधार पर ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं, ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर और ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर। आज हम जो ट्रेनिंग देने वाले हैं ये कौन सा टाइप का ट्रांसफॉर्मर है? वेरी गुड, ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर है ना। तो भाई एक और इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इंटरव्यू में अवश्य पूछा जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये जो बॉक्स है इसको हम मार्शलिंग बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्शलिंग बॉक्स। देखो इस पे लिखा हुआ भी है मार्शलिंग बॉक्स। और भाई इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर की सेफ्टियां होती हैं, और कौन कौन सी सेफ्टियां होती है वो भी लाइव देखेंगे। अभी हम दरवाजे को बंद कर रहे हैं तो बल्ब बंद है, और जैसे ही खोलने बल्ब जल रहा है। तो इसके अंदर हमने लगाया लिमिट स्विच। ये क्या है? डोर लिमिट स्विच। भाई जब ये दब जाएगा लाइट बंद हो जाएगी ताकि हमारी एनर्जी सेविंग रहे, और जब हम दरवाजा खोल रहे हैं तो इसका मतलब कोई कार्य करना, बल्ब जल जाएगा। ठीक है। इसके अंदर ये दो मुख्य सेफ्टी है ट्रांसफॉर्मर की, WTI OTI। WTI की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। OTI ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। थोड़ा पीछे कर ले भैया, तो यहीं से दिखाएं है ना। तो अब जब आप इंटरव्यू में जाएंगे आपसे पूछा जाएगा भाई ट्रांसफॉर्मर में ऑयल टेम्परेचर सेटिंग कितनी होती है, वाइंडिंग टेम्परेचर सेटिंग कितनी होती है। तो ऑयल टेम्परेचर सेटिंग हम 90 डिग्री पर रखते हैं और वाइंडिंग टेम्परेचर सेटिंग हम 95 पर रखते हैं। ठीक है, दोनों में 5 डिग्री का डिफरेंस होता है। कई बार इंटरव्यूअर पूछ लेता है भाई वाइंडिंग टेम्परेचर ज्यादा होता है ट्रांसफॉर्मर का या ऑयल टेम्परेचर, तो क्या होना चाहिए भाई? ज्यादा वाइंडिंग टेम्परेचर। क्योंकि दोस्तों जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड पड़ेगा तो पहले वाइंडिंग ही तो हीट होगी, तो इसलिए वाइंडिंग टेम्परेचर हमेशा अधिक होता है। आइए अब हम इसकी भाई इनके बारे में समझेंगे कि इसमें दो तरह की निडिल दी हुई है, रेड और ब्लैक। ये हमें क्या दर्शाती है? भाई ब्लैक निडिल हमें बता रही है अभी हमारे जो ट्रांसफॉर्मर का ऑयल टेम्परेचर कितना, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो रेड निडिल है ये हमें बताती है कि भाई हाईएस्ट हमारे ट्रांसफॉर्मर का ऑयल टेम्परेचर कितना गया है ना।
सेम WTI की बात करें, ब्लैक नीडल हमें बताती है भाई वाइंडिंग का टेम्परेचर अभी कितना है करंट में, और रेड नीडल हमें बताती है भाई हाईएस्ट हमारे वाइंडिंग का टेम्परेचर कितना है, क्योंकि जहां जो हाईएस्ट जाएगा उस पर जाकर रेड नीडल हमारी रुक जाएगी। ठीक है, अब हम इसकी सेटिंग की बात करें भाई कैसे सेट करते हैं, तो टेस्टर की मदद से हम ये स्क्रू खोलेंगे, ये कवर खुल जाएगा, और यहां पर ये नोब देख रहे हैं आप, ये नोब दिखाई दे रही है नोब, तो देखो अभी ऑयल टेम्परेचर सेटिंग कितनी है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां पर वाइंडिंग टेम्परेचर सेटिंग आप देख सकते हैं 95 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये इसके अंदर एक हीटर लगाया हुआ है, इसको हम स्पेस हीटर कहते हैं, ताकि इसके अंदर कोई मॉइस्चर टाइप का ना हो सर्दी के मौसम में, बरसात के मौसम में, तो स्पेस हीटर को ऑन कर देते हैं। समझ गए भाई? तो ये ट्रांसफॉर्मर की दो सेफ्टियां हैं, और तीसरी सेफ्टी की बात करें, तीसरी सेफ्टी भाई होती है बकहोल्ज रिले। जब हमारे साथी इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई बकहोल्ज रिले कैसे वर्क करती है, तो उसके बारे में भी समझेंगे कि भाई बकहोल्ज रिले वर्क कैसे करती है और बकहोल्ज रिले कहां पर लगी होती है। लाइए थोड़ा आगे को, इधर आ जाए भाई। तो दोस्तों ये है बकहोल्ज रिले, सभी साथी ध्यान से देखें, ये है बकहोल्ज रिले, और आपका कंफ्यूजन भी यहां से दूर हो जाएगा। इस पर साफ लिखा हुआ गैस ऑपरेटेड रिले, गैस ऑपरेटेड रिले। भाई ये कैसे वर्क करती है, कहां लगी होती है, तो ये देख रहे हैं आप, ये मेन टैंक है, मेन टैंक से एक पाइप उठाई है, और ये पाइप हमारी कहां गई है कंजर्वेटर टैंक में। तो इसके मिड सेंटर में हम इस बकहोल्ज रिले को लगाते हैं। और भाई ये वर्क कैसे करती है, जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर बहुत अधिक लोड होगा तो भाई ऑयल तेजी से हीट होगा, तो बकहोल्ज रिले के अंदर दो फिलौट होते हैं, फिलौट ए और फिलौट बी, और जिनको हम मरकरी स्विच कहते हैं। तो जब भाई ऑयल हीट होगा तो ऑयल से एक वेपर बनेगा, और जब वो वेपर हमारे इसके फिलौट को स्केट करेगा तो बकहोल्ज रिले एनसी से एनओ करा देती है हमारे ब्रेकर को। और कौन से ब्रेकर को भाई, बीसीबी को, एचटी ब्रेकर को। तो ट्रांसफॉर्मर के लिए सप्लाई आनी बंद हो जाती है और ट्रांसफॉर्मर सर्किट से अलग हो जाता है। और देखो इधर दिखाओ थोड़ा भाई, देखो इसमें आप ये भी देख सकते हैं, थोड़ा ऊपर से, ये इसमें ये भी वैल्यू दी हुई है कि भाई बकहोल्ज रिले किस अमाउंट पर एक्टिवेट होती है। आप देख सकते हैं 100 से लेकर 100 से कितना है वैल्यू, किसी को दिखाई दे रही है? ऊपर नीचे ग्रीन कहां तक है? 100 तक, एक मिनट, 175 तक हमारा ये एक्टिवेट नहीं होगी, और जैसे ही 175 अमाउंट आ जाएगा तो बकहोल्ज रिले एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि इसमें रेड इंडिकेशन का खतरे का अलार्म भी दिया है। ठीक है, ले आओ थोड़ा, इधर ले आओ। तो दोस्तों ये मुख्य ट्रांसफॉर्मर की 3 सेफ्टियां होती हैं, तीनों ही सेफ्टी हमने लाइव देख ली। अब भाई इसकी ये नेम प्लेट है, थोड़ा इसके बारे में समझ लें, है ना। ये हमारा 3150 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है, और ये कोटसंस मेक का ट्रांसफॉर्मर है। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यूअर ये भी पूछ लेता जहां पर आप वर्क करते हैं वहां पर किस मेक का ट्रांसफॉर्मर है, तो ये याद रखना भाई, ये किसका, कोटसंस। ठीक है, कितनी केवीए का, 3150 केवीए का है। और भाई अब हम बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर कितनी वाइंडिंग होती हैं। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर के अंदर 2 वाइंडिंग होती हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। भाई हम कैसे पहचानेंगे ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है, या प्राइमरी साइड कौन सी होती है और सेकेंडरी साइड कौन सी होती है? तो दोस्तों जिधर साइड में हमारी सिंगल केबल आती है, इधर आप देख सकते हैं ये सिंगल केबल आई हुई है, जिधर साइड में सिंगल केबल आती है वो हमारी प्राइमरी साइड होती है। हम
पहचान सकते हैं। और दूसरी पहचान, इधर जो कोड दिए होते हैं, ये जैसे चिट है, ये तो भाई फट गई और आगे बेकार हो जाएगी। 1U 1V 1W, यानी कि हमें पता चलता 1 कोड दिया है। और सेकेंडरी साइड में आप देखोगे तो इन पर संख्या जो होगी वो 2U 2W 2V इस तरह से होगी। और दूसरा, सेकेंडरी साइड में जो केबलों की संख्या होगी वो हमेशा 1 से अधिक होगी। जैसे आप देखेंगे, इधर हम देखते हैं भाई, इधर क्या है भाई, ये जो हमारा बस बार है, बस बार दिया हुआ, और ये बॉक्स जो है कवर्ड है। और आप देख सकते हैं 2W 2V 2U और 2N। तो भाई सभी समझे? उधर साइड में, प्राइमरी साइड में हमारे सिर्फ 3 फेस आते हैं, R Y D। और इधर आप देख सकते हैं, इधर न्यूट्रल भी दिखाया हुआ है। तो भाई हम जानेंगे ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के कनेक्शन किस में होते हैं, सेकेंडरी के कनेक्शन किस में होते हैं, क्योंकि इंटरव्यू का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या ट्रांसफॉर्मर में न्यूट्रल कहां से निकलता है। तो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के कनेक्शन डेल्टा में होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग के कनेक्शन स्टार में होते हैं। और स्टार पॉइंट से ही हमारा न्यूट्रल निकलता है। ठीक है, तो भाई प्राइमरी सेकेंडरी की पहचान आप भी किसी भी साइड पे जाएं आसानी से कर सकते हैं। भाई इसमें ये क्या है, कौन साथी बताएगा, ये क्या है, क्या बोलते हैं इनको? आ जाओ भाई, आगे को आ जाओ सभी। क्या बोलते हैं इनको? फिन्स। वेरी गुड भाई, ये फिन्स है, आप इनको देख सकते हैं। ये क्या है? आर पार है। तो भाई जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड पड़ता है तो ऑयल हीट होता है और वो ऑयल इन्हीं फिन्सों के अंदर सर्कुलेट होता है। और जब लेवल उसका बहुत ज्यादा बढ़ता है तो कंजर्वेटर तक भी पहुंचता है। तो भाई इंटरव्यूअर पूछता है कि ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर को हम ग्राउंड फ्लोर पर ही क्यों लगाते हैं, क्या इसको बेसमेंट में लगा सकते हैं? कौन साथी बताएगा? बोलो भाई। नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? ये बहुत अधिक हीट होता है। चलो दोस्त, ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर को हम बेसमेंट में नहीं लगा सकते क्योंकि बेसमेंट में नेचुरल एयर नहीं मिलेगी। अभी हम यहां पर खड़े हैं ग्राउंड फ्लोर पर, और जो ट्रांसफॉर्मर पर लोड चल रहा है उससे जो वाइंडिंग हीट हो रही है, तो वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए ऑयल का इस्तेमाल किया। जब ऑयल हीट हो रहा तो इन फिन्सों के अंदर सर्कुलेट हो रहा है और वो ऑयल हमारा नेचुरल एयर, अभी जैसे प्राकृतिक हवा चल रही है ना, तो भाई इनके अंदर क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा, उसी से ये हमारा ठंडा होता है। तो इसको कभी भी हम बेसमेंट में नहीं लगा सकते। ठीक है भाई, अब हम जानेंगे ट्रांसफॉर्मर के अंदर कौन सा ऑयल उपयोग में लिया जाता है। इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है, तो कौन बताएगा? वेरी गुड, नेफ्था मिनरल ऑयल। ठीक है, और भी इसके जो जो चीजें हैं भाई सबके बारे में समझेंगे। अब हम समझेंगे दोस्तों ट्रांसफॉर्मर के लिए कितने अर्थिंग की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों थोड़ा इधर रहे भाई, वीडियो में दिखाई भी देते रहे, इधर आओ भाई। ट्रांसफॉर्मर के लिए कितने अर्थिंग की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों लोकल इलेक्ट्रिसिटी रूल्स या इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मर हो या जनरेटर हो, 4 अर्थिंग की आवश्यकता होती है। 2 नोज बॉडी अर्थ और 2 नोज न्यूट्रल अर्थिंग। भाई 2 अर्थिंग हम बॉडी के लिए देते हैं और 2 न्यूट्रल के लिए देते हैं। कई बार इंटरव्यूअर पूछ लेता भाई हम 2-2 अर्थिंग क्यों देते हैं, एक दे देंगे तो क्या हो, एक क्यों नहीं देते? तो दोस्तों 2-2 अर्थिंग हम सेफ्टी रीजन से देते हैं ताकि हमारे ट्रांसफॉर्मर को प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलता रहे। क्यों कि भाई हम बात करते हैं, जैसे यहां दिखाएं, ये दोनों ही जो अर्थिंग है, जो ग्राउंडिंग की गई है, ये दोनों न्यूट्रल पॉइंट से उठाई हुई है ना। वहां सेकेंडरी वाइंडिंग है ना, तो न्यूट्रल पॉइंट से दोनों अर्थिंग उठाई गई है। और 2 हमने इसलिए रखी है, एक अर्थिंग बाय द वे टूट जाए तो दूसरी अर्थिंग से प्रोटेक्शन मिलता रहे, है ना। तो भाई जो न्यूट्रल अर्थिंग है वो किसको प्रोटेक्ट करती है? इक्विपमेंटों को, नहीं ट्रांसफॉर्मर को नहीं। दोस्त
जो ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी से हमारी सप्लाई गई है, उससे हमारे जो जितने भी कंज्यूमर हैं उनके लिए लाइट गई है। भाई कितने सारे इक्विपमेंट ऐसे हैं जो सिंगल फेस पर वर्क करते हैं, है ना, 220 वोल्टेज पे। तो सिंगल फेस का इक्विपमेंट चलाने के लिए हमें एक फेस और न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। किसी कारणवश, किसी भी फॉल्ट के कारण यदि न्यूट्रल के अंदर वोल्टेज चला जाएगा तो हमारे सिंगल फेस के इक्विपमेंट पर कितनी सप्लाई पहुंचेगी? 440। तो इक्विपमेंट फूक जाएगा। तो भाई जो न्यूट्रल अर्थिंग करते हैं वो इक्विपमेंट के प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, और जो बॉडी अर्थिंग करते हैं वो ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। जैसे मैं इससे ट्रांसफॉर्मर से अभी ये रनिंग में हाथ लगा रहा हूं तो मुझे करंट नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? भाई इसके अंदर बाय द वे कोई लाइव करंट भी आ जाएगा तब भी करंट नहीं लगेगा। तो करंट भाई ऐसा नहीं है लगेगा ही नहीं, लगेगा। होता क्या है दोस्तों, ये जो हमारी अर्थिंग है इसको हम, इसका जो रेजिस्टेंस कितनी रखते हैं, रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी रखते हैं सब स्टेशन ट्रांसफॉर्मरों की? 1 ओम। 1 ओम से कम रखते हैं लेकिन 1 ओम से अधिक नहीं रखते। और इंसान के शरीर की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो 1000 ओम है। तो भाई हमारे शरीर की रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा है, तो इसमें करंट होगा भी। तो वीक पॉइंट कौन सा है भाई? जिधर 1 ओम है तो 1 ओम की तरफ करंट फ्लो होगा। समझ गए? तो इसलिए हमें करंट नहीं लगता, और इसीलिए हमें अर्थिंग, चाहे कोई फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, छोटा इक्विपमेंट हो, बड़ा इक्विपमेंट हो, हमें अपने घर पे भी अर्थिंग करना अति आवश्यक है। क्योंकि हम अर्थिंग नहीं करेंगे तो फिर भाई हमें आपने इंसिडेंट होते हुए देखे होंगे भाई कि फ्रिज में करंट था, आदमी मर गया, है ना। तो भाई बॉडी अर्थिंग के द्वारा हम ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, ठीक है। और न्यूट्रल अर्थिंग इक्विपमेंट प्रोटेक्शन। आ जाइए और थोड़ा इधर से दिखाएं भाई दोस्तों। अब हम समझेंगे भाई इसमें जो ऊपर की तरफ ये पाइप उठा हुआ है इसका क्या नाम है और इसका क्या काम है। ये दिखाई दे रहा पाइप, तो भाई इसको बोलते हैं हम एक्सप्लोजन वेंट। नहीं समझ पाए? वो जो पाइप ऊपर को गया ऐसे मुंह है उसको हम एक्सप्लोजन, इसे जूम कर दिए, चलो रहने दो, एक्सप्लोजन वेंट कहते हैं। और इसका जो मुख्य कार्य होता है भाई, ट्रांसफॉर्मर में किसी बड़े फॉल्ट के कारण यदि बहुत अधिक प्रेशर बनेगा तो इसके अंदर, थोड़ा इधर से ही दिखाएं, इसमें जो ये फ्लैंच लगी हुई है, इस फ्लैंच के अंदर हमने कांच लगाया। क्या लगाया? गिलास। भाई देखो लोहे का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है और कांच जल्दी से टूट सकता है ना। तो भाई जब ट्रांसफॉर्मर में बहुत अधिक कोई प्रेशर रिलीज होगा तो उस कांच के डायफ्राम को तोड़कर ऑयल हमारा बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार ट्रांसफॉर्मर हमारा फटने से बच जाएगा। तो इसको हम एक्सप्लोजन वेंट या इमरजेंसी प्रेशर रिलीज वाल्व कहते हैं। तो भाई यदि आज आप लोगों ने इस ट्रांसफॉर्मर के ऊपर सही से चीजें समझ ली ना तो जो गांव में आपके ट्रांसफॉर्मर या रास्ते में ट्रांसफॉर्मर देखोगे तो उनके हर पार्ट्स के बारे में जानकारी हो जाएगी, है ना। आ जाओ, इसके जो भी पार्ट्स हैं भाई सभी का समझेंगे। यहां से हम, इसमें ऑयल का लेवल कम होगा तो यहां से फिलअप कर सकते हैं, है ना। या हम जब इसका कभी डिहाइड्रेशन कराते हैं उस टाइम जरूरत पड़ जाती है खोलने की। ये जो गोल टाइप का टैंक है इसके बारे में जानते हैं क्या है ये? वेरी गुड, कंजर्वेटर टैंक। भाई इसका कार्य क्या होता है? जोर से बोले। इसका कार्य होता है भाई जो हमारे ट्रांसफॉर्मर पर जब लोड बढ़ता है तो इस टैंक को हम कभी भी पूरा नहीं भरते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कितना भरा हुआ है, ये आधे से थोड़ा ज्यादा है ना। इसको कभी भी पूरा नहीं भरते, इसको खाली रखते हैं। क्यों खाली रखते हैं? थोड़ा इधर आ जाएं। खाली इसलिए रखते हैं दोस्तों, जब कोई भी चीज हीट होती है तो हीट होने के बाद वो फैलती है, तो ताकि जब ट्रांसफॉर्मर पर लोड पड़े तो ऑयल को फैलने के लिए स्थान मिल जाए, ठीक है। इसमें ये जो मीटर सा लग रहा है इसको क्या कहते हैं? कौन बताएगा भाई? क्या ये मीटर सा जो
MOG, MOG, MOG की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक ऑयल गेज, मैग्नेटिक ऑयल गेज। भाई इसमें सुई के द्वारा हमें पता चल रहा है कि ऑयल का लेवल क्या है, तो MOG बोलते हैं इसे। और इधर साइड में देखेंगे आप, इसमें मैनुअल सूचक भी लगा होगा, तो MOG के द्वारा हमें पता चल सकता कंजर्वेटर में टैंक, इधर से देखा है भैया, कंजर्वेटर में ऑयल का लेवल क्या है, और ये हमारा मैनुअल ऑयल सूचक है। सबसे नीचे लिखा मिनिमम, बीच में लिखा नॉर्मल और सबसे ऊपर लिखा मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम लेवल से कभी भी ये ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम समझेंगे दोस्तों कि भाई इसमें ये जो पार्ट है इसका क्या नाम है और इसका क्या काम है। तो भाई ये है हमारा ब्रीदर, ये ट्रांसफॉर्मर की नाक है। क्या है? नाक है। ट्रांसफॉर्मर की नाक है। तो नाक तो दोस्तों ये समझाने का तरीका है, ये ब्रीदर है, यहां से ट्रांसफॉर्मर सांस लेता है। तो कौन साथी जानता भाई कब सांस लेता ट्रांसफॉर्मर? नहीं, चलो मैं समझा देता हूं भाई। दोस्त जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड पड़ता है, ऑयल हीट होता है, तो ऑयल फैलता है। तो जो कंजर्वेटर टैंक का जो एरिया खाली होता है उसमें जब ऑयल का लेवल बढ़ता है तो जो उसके अंदर की एयर होती है वो बाहर निकलती है। ठीक है, जैसे भाई इंसान सांस लेता है और छोड़ता है। ठीक है, तो जब ऑयल लेवल बढ़ेगा तो यहां से ऑक्सीजन निकलेगी जो कंजर्वेटर टैंक की है, और जब धीरे धीरे जब ट्रांसफॉर्मर पर लोड घटता है तो ऑयल धीरे धीरे सिकुड़ता। भाई कोई भी चीज जब ठंडी होगी तो वो सिकुड़ेगी, तो जब ऑयल धीरे धीरे सिकुड़ता है तो उस कंडीशन में ट्रांसफॉर्मर हमारा सांस लेता है। ठीक है, तो भाई ट्रांसफॉर्मर जब सांस लेता है तो हमने इसके अंदर एक मटेरियल लगाया है, तो इसका क्या नाम है? सिलिका जेल। वेरी गुड, सिलिका जेल। भाई ये सिलिका जेल जब अच्छी होती है तो किस कलर की होती है? ब्लू कलर की। और नमी सोख जाती है तब कैसी होती है? पिंक। वेरी गुड। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें कुछ ब्लू है और कुछ पिंक है, यानी कि ये जो सिलिका जेल है पूरी तरह से सही नहीं है, इसमें कुछ नमी की मात्रा चली गई है। इसको हम थोड़ा हीटिंग देके ड्राई भी कर सकते हैं या इसको रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये पूरा पार्ट चेंज नहीं होता, यहां से ये ब्रीदर खोल लेंगे हम और ट्रांसफॉर्मर बंद कर लेंगे और यहाँ पर कपड़ा लगा देंगे ताकि यहाँ से नमी की मात्रा ना जाए, और इसके अंदर जो भी मटेरियल है ये बोल्ट खोल के हम चेंज कर देंगे। अब हम जानेंगे दोस्तों इसके नीचे ये जो डब्बी टाइप की लगी हुई है इसमें कौन सा ऑयल भरा हुआ है और इसका क्या कार्य है। तो दोस्तों इसके अंदर जो ऑयल है वो ट्रांसफॉर्मर नेफ्था ऑयल ही है, और इसका कार्य क्या है भाई? जब हमारा ट्रांसफॉर्मर यहां से सांस लेता है तो ऑक्सीजन के साथ में डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, धूल, तो ताकि धूल के कण हमारे ट्रांसफॉर्मर में ना जाएं, तो भाई ये ऑयल क्या है उन धूल के कणों को यहीं की यहीं चिपका लेता है। समझ गए भाई? ये कुछ इस तरह से काम करता है जैसे इंसान की नाक के अंदर बाल होते हैं, तो बाल फिल्टर का कार्य करते हैं। जब हम धूल डस्टफुल एरिया से जाते हैं तो बाल हमारे नाक में गंदगी को जाने से रोकते हैं। समझ गए? तो दोस्तों अब हम समझेंगे भाई इसमें PRB क्या होती है और PRB कहां लगी होती है। जैसा कि आप लाइव देख रहे हैं, ये क्या है? इसी को हम PRB कहते हैं। ये दिख रहा है आपको? यानी मैनुअल खोलने का ऑप्शन भी है, और इस पर साफ उधर साइड में लिखा होगा। ये PRB की फुल फॉर्म होती है, इधर साइड में शायद ये दिखाओ, प्रेशर रिलीफ वाल्व। ठीक है भाई, जो इसमें कोई एयर वेयर या गैस की मात्रा एयर बनेगा तो वो यहां से निकल जाएगी, प्रेशर रिलीफ वाल्व। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज समझ में आनी चाहिए, ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर है या ऑफ लोड? ऑन लोड। कैसे पहचाना?
सर ये हमारा जो ये दोस्तों चलो मैं बता देता हूं, थोड़ा पीछे को जाए भाई। जिस ट्रांसफॉर्मर के साथ में, इधर आ जाए भाई, कहीं भी आप किसी भी साइड पे जाएं तो कैसे पहचानेंगे कि ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड है या ऑफ लोड है ना भाई। जिस ट्रांसफॉर्मर के साथ में इस तरीके का जो बॉक्स बना हो वो हमारा ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर होगा। और इसका नाम क्या है? OLTC। देखो OLTC, OLTC की फुल फॉर्म होती है ऑन लोड टैप चेंजर। भाई ये समझेंगे टैप चेंजर है क्या, टैप चेंजर का लाभ क्या है भाई। किसी कारणवश यहाँ पर जो हमारी सप्लाई आई है वो कितनी आई है? 33,000। यदि 35,000 वोल्ट आने लगे तो दिक्कत होगी ना, आउटपुट में भी अधिक वोल्टेज निकलेंगे। तो इसलिए OLTC का कार्य होता है दोस्तों कि OLTC के माध्यम से हम लोड की कंडीशन में ही ट्रांसफॉर्मर की टैप को घटाकर और बढ़ाकर, भाई हमें वोल्टेज को घटाना है या बढ़ाना है तो OLTC के माध्यम से हम आउटपुट वोल्टेज को घटा या बढ़ा सकते हैं। इसको इस तरीके से खोलते हैं और ये इस तरीके का होता, आप देख सकते हैं। इसमें भी डोर लिमिट स्विच भी दिया है, एक मोटर दी हुई है ना, और इसमें ये हैंडल भी दिया हुआ है। और ये हैंडल कहां पर लगता है? देखो इसमें ये कटिंग दी है, ये हैंडल लगता है इसमें, ठीक है। अब हम इसके द्वारा कैसे वोल्टेज को घटाते बढ़ाते हैं? यहां पर देख रहे हैं आप रेज, और यहां पर लोवर, यानी एरो ऐसे दिया है। मैंने इस तरीके से हैंडल को लगाया और यदि मैं हैंडल को ऐसे एक बार घुमाऊंगा तो एक टेप हमारी बढ़ जाएगी, और यदि इसको बैक साइड में एंटी क्लॉक घुमाऊंगा तो एक टेप घट जाएगी। तो इस तरीके से हम मैनुअली हैंडल के द्वारा टैप को बढ़ाते या घटाते हैं। और पुश बटन के द्वारा कैसे घटाते बढ़ाते हैं? भाई यहां पर क्या लिखा हुआ है? रिमोट, और यहां पर लोकल। तो अभी हमने ये क्या कर रखा है? ऑटोमेटिकली कर रखा है। और इसको यदि हमें हैंडल के द्वारा टैप को बढ़ाना या घटाना है तो हमें इसको लोकल पे सेट करना होगा, समझ गए। और ये पुश बटन है, इसको हम रेज की तरफ करेंगे तो टैप बढ़ेगी और लोअर की तरफ करेंगे तो टैप घटेगी, समझ गए। और ये है, इससे हमें ये पता चलता भाई ट्रांसफॉर्मर की टैप कितनी बार चेंज हुई है, ठीक है। और इसके बाद में पैनल में नीचे LT पैनल में लगा होता RTCC, RTCC यानी कि रिमोट टेप चेंज कंट्रोलर, है ना भाई। RTCC कमांड देता OLTC को, और RTCC पैनल में ABR लगा होता है, और ABR पे जो भी हम सेट पॉइंट देंगे उसी का अकॉर्डिंग हमारा OLTC काम करता है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगी। भाई ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड इंटरव्यू में जो पूछे जाने वाले हर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के ऊपर मैंने प्रॉपर समझाने का प्रयास किया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। हमारे जनित स्किल्ड के साथ में हमारा नया बैच शुरू हो गया है। जो भी साथी ऑफलाइन कोर्स की प्लानिंग कर रहे हैं जल्द से जल्द हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या जो हमारे साथी कई वर्ष से टेक्निकल में एक ही पद पर कार्यरत हैं, पद प्रमोशन नहीं हो रहा, तो पद प्रमोशन के लिए भी हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ठीक हम इसी प्रकार जो भी कंपनी में फिटेड इक्विपमेंट होते हैं हर इक्विपमेंट के बारे में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल जनित स्किल्ड के साथ में। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।